चलिए, आउटब्रेक ऑफ द रिवोल्यूशन, द लुइस 16 had to increase taxes for reason you have learned in the previous section। हमने बताया था आपको, और यही स्टार्टिंग पॉइंट भी था एक तरह से, कि टैक्स को इंक्रीज करना और इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, क्रॉप का अच्छे से ना होना, नेचुरल कैलेमिटी या फेमाइन जिसको कहते हैं होना, हेल या डॉट, और प्राइसेस ऑफ गुड्स इसेंशियल थिंग्स लाइक ब्रेड का इंक्रीज होना, और बेग का, मजदूरी का ना बढ़ना, वर्किंग टाइम का ना कम होना, ये सब रीजन बना फ्रेंच रिवॉल्यूशन का या लोगों के अंदर विद्रोह का। और यही रीजन किसी भी कंट्री में होता है। जब लोगों के पास जॉब नहीं होगा, लोगों के पास खाने का नहीं होगा, तो स्वाभाविक है कि विद्रोह होता है, मार काट लूट पाट। तो वही है। तो जो ओल्ड रेजमी, तो रीजन यू हैव लर्न, प्रीवियस सेक्शन में हमने पढ़ लिया था कौन कौन से रीजन, मैंने बोला था टॉपिक वाइज आप पढ़िएगा 1 2 3 4 पॉइंट। तो ट्रेजरी सबसे पहले इम्पटी जब वो गद्दी पर बैठा तो ट्रेजरी उसको खजाना खाली मिला। क्यों? क्योंकि लुइस 16 ने अमेरिकन 13 कॉलोनीज जो ब्रिटिश की थी उनके अगेंस्ट वहाँ पे लड़ा, उनको लिबरल कराने के लिए, मुक्त कराने के लिए। उसमें काफ़ी खजाना खाली हो गया। और मेंटेनेंस ऑफ वर्सलीज पैलेस का, एक यूनिवर्सिटीज़ थे, कॉलेज थे और आर्मीज, नोबल्स, इन सब में काफ़ी पैसा खर्च होता था और इसमें कमी कोई नहीं की गई। और जो एक कर्ज लिए थे उन लोगों ने भी उस पर 10% इंक्रीज करना शुरू किया। तो इसके लिए इनके पास एक ही चारा था, टैक्स इंक्रीज किया जाए। हाउ डू यू थिंक ही कुड हैव गॉन अबाउट डूइंग दिस? हाउ डू यू थिंक, क्या मतलब कैसे आप सोच सकते हैं, या आप सोच सकते हैं कैसे ये वो किया होगा? इन फ्रांस द ओल्ड रेजिमी द मोनार्क डिड नॉट हैव द पावर। हमने आपको बताया था, एक हिंट दिया था, और आप शायद वीडियो में पढ़ लिए होंगे, अगर इसका वीडियो आपको मिला होगा। पार्ट 6 तक भेजा है, उसमें मैंने चेक नहीं किया था कौन से पेज का है। तो ओल्ड रज़्मी द मोनार्च, जो जिसको हम कहते थे बिफोर, जो हमारा ये रिवॉल्यूशन के पहले का पीरियड जो ओल्ड रज़्मी के नाम से जाना जाता था, मोनार्की शासन, डिड नॉट हैव पावर, उनके पास अकेले पावर नहीं था को निर्णय ले ले टैक्स इंक्रीज करने के लिए, अकॉर्डिंग टू हिज विल एलॉन, अपनी इच्छा के अनुसार, अकेले अपनी इच्छा से वो टैक्स इम्पोज नहीं कर सकते थे। रेदर ही हैड टू कॉल अ मीटिंग ऑफ द स्टेट, इसके लिए उनको स्टेट जनरल की मीटिंग बुलानी पड़ती थी, विच वुड देन पास दिस प्रपोजल फॉर न्यू टैक्सेस, और तब वो जो है ये प्रपोजल, ये प्रक्रिया जो है, जैसे हमारे यहाँ कोई बिल पास होता है तो पहले संसद में, पार्लियामेंट में, उसमें मेजॉरिटी वोटिंग होती है, अगर बहुमत से हो गया ठीक है, नहीं तो वोटिंग होती है, पक्ष विपक्ष दोनों सदनों में पास होता है, प्रेसिडेंट के पास जाता है। और ऐसे यहाँ पर है तो 3 स्टेट के ग्रुप जो थे उनके मेंबर्स उसमें आते थे और वोटिंग। द स्टेट जनरल वाज पॉलिटिकल बॉडी विच द 3 स्टेट जनरल पॉलिटिकल बॉडी होती थी वहाँ पे, एक राजनीतिक संस्था जिसको हम कह सकते हैं, जिसमें तीनों स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव, प्रतिनिधि होते थे। However, the monarch alone could decide when to call a meeting of this body। फिलहाल मोनार्क मतलब जो राजतंत्र था, राजा के पास ये पावर था। हाँ बोलो। स्टेट का मतलब रियासत, समझे ना? स्टेट नहीं है, स्टेट है। स्टेट मतलब रियासत। जैसे कि जो 3 स्टेट्स डिवाइड किया गया था, एक फर्स्ट स्टेट था किलर्जी वर्ग के लोग, दूसरे स्टेट थे नोबल, और तीसरे थे थर्ड कॉमन पीपल। तो ये मतलब वैसे स्टेट का मतलब रियासत होता है, लेकिन वहाँ पे जो मोनार्क फ्रांस में और यूरोप में जो स्टेट मतलब इस तरह सा कि 3 समाज में 3 ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया था। तो अलग अलग वर्ग के लोग, तो जो राजतंत्र से रिलेटेड थे उनको नोबल्स कहा गया। और उस समय जब क्रिश्चियनिटी आई, क्रिश्चियन का उदय हुआ बीसी में,
तो उसके बाद से एक चर्च का प्रभुत्व धीरे धीरे बढ़ता गया और चर्च से रिलेटेड लोगों का, जैसे हमारे यहाँ वैदिक काल में ब्राह्मण्स जो है सुपीरियर होते थे, ऐसे ये भी। और हर समाज में जो है कॉमन वर्ग हमेशा जो है इंफीरियर रहा है। वो ज़्यादातर किसान, दास, गुलाम या यही जिनको हम लोग शूद्र वर्ग कहते थे अपने यहाँ, या उसी में व्यापारिक वर्ग भी आता था। तो ये है ज... तो वही कह रहा है कि यहाँ पे मतलब मोनार्क अकेले डिसाइड कर सकता था कब उसको मीटिंग बुलानी है, जनरल स्टेट्स की या जनरल स्टेट जनरल की मीटिंग कब बुलानी है। द लास्ट टाइम इट वाज डन वाज इन 1614। सोचिए 1789 से पहले जो बुलाई गई थी स्टेट जनरल की मीटिंग 1614 में, 1614, करीब 100, 125, 150 वर्ष, 150 वर्ष पहले, ऑन 5 मई। अंडरलाइन देखिए हमने किया है रेड पॉइंट से, ये सब नोट्स है। इसका हम लास्ट में आपको वीडियो भेजेंगे, जो इस पूरे समरी का हमने वीडियो दिया है, मतलब ये जो रेड रेड करके टिक किया है इनका पूरा तो नोट्स का है, वो पूरे नोट्स का वीडियो है, वो एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर का है। तो उसको लास्ट में भेजेंगे जब इसको हम पढ़ा देंगे, जिससे आप लोग उसको भी समझ जाए और बुक में अंडरलाइन कर लीजिएगा। ये मेन पॉइंट है। एक्सप्लेनेशन कहते हैं समरी बताइए, तो समरी में आपको कौन कौन सा लाइन इंपॉर्टेंट लेनी है, कौन सी नहीं लेनी है, तो ये पॉइंट है। तो ऑन 5 में कह रहा है 1789 लुइस 16 कॉल टूगेदर एन असेंबली ऑफ द स्टेट्स जनरल टू पास प्रपोजल फॉर अ न्यू टैक्सेस। तो 5 मई 1789 को लुइस 16 ने असेंबली जनरल की मीटिंग बुलाई, या स्टेट जनरल की, और उसमें प्रपोजल ऑफ न्यू टैक्स मतलब नया टैक्स, नया कर लगाने की प्रपोजल को पास करने के लिए मीटिंग बुलाया था, जिससे प्रक्रिया वो पास कर सके और टैक्स बढ़ा सके। रेस्प्लेंडेंट हॉल इन वर्सलीज, वर्सलीज पैलेस है जिसमें रेस्प्लेंडेंट हॉल वाज प्रिपेयर टू होस्ट द डेलीगेट्स, रेडी था। ये आप दिख रहा होगा यहाँ अगले पैराग्राफ में, पेज में, स्टेट जनरल की मीटिंग यहाँ पर। तो हाल जो है स्वागत के लिए तैयार था। डेलीगेट मतलब होता है मेंबर्स, होस्ट मतलब मेहमानबाजी करना जिसको कहते हैं, जिसे कहते नहीं क्रिकेट टीम जब कोई आती है तो जिस कंट्री में आती है वो होस्ट, वो बाहर मेहमान, एक मेहमान होता है और एक मेहमानबाजी को जो करता है मेनबाज, मेजबान टीम। द फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट सेंट 300 रिप्रेजेंटेटिव्स ईच। तो फर्स्ट और सेकंड स्टेट मतलब क्लर्जी और नोबल वर्ग के लोग 300 डेलीगेट भेजे थे, who were seated in row facing each other। जैसे होता नहीं आमने सामने कुर्सी करके बैठना, तो एक साइड में एक स्टेट के लोग थे और उसके अपोजिट साइड में, और दोनों लोग अपना फेस एक दूसरे की तरफ किए हुए थे। एंड थर्ड स्टेट, while the third states 600 मेंबर, इस बार वो पहले से रेडी थे थर्ड स्टेट के लोग, वो जानते थे कि हमेशा की तरह ऐसे होगा, बिल पास हो जाएगा एक एक वोटिंग करके, इसलिए वो डबल मेंबर भेजे थे सबकी 600 मेंबर, और उनके बैठने की कोई व्यवस्था नहीं थी, वो पीछे खड़े हुए थे रो में। हैड टू स्टैंड एट द बैक, यहाँ दिख रहा होगा डायग्राम में झगड़ रहे हैं एक दूसरे से। द थर्ड स्टेट वाज रिप्रेजेंटेड बाय इट्स मोर प्रॉस्पेरस। थर्ड स्टेट हमने आपको इसके पहले बार उधर पढ़ाया था पेज में कि थर्ड स्टेट के पास कोई कॉमन आइडिया नहीं था कि अपनी रिवोल्यूशन को कैसे आगे बढ़ाएं, इसलिए उन्होंने ये काम जो है एजुकेटेड और प्रॉस्पेरस लोगों पर सौंप दिया था कि वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन और ड्राफ्ट करें, मतलब नीति नियम वो लोग बनाएं। तो उन्होंने अपना किस ग्रुप को भेजा था अपना डेलीगेट बना करके, प्रॉस्पेरस एंड एजुकेटेड मतलब धनी वर्ग के लोग और शिक्षित वर्ग के लोग। पीजेंट, आर्टिसंस एंड वीमेन वर डिनाइड, किसान, कामगार लोग और महिलाएं असेंबली में प्रतिबंधित था जाना, डिनाइड एंट्री। हाउएवर
दियर ग्रीवियंसेस एंड डिमांडेड, फिलहाल उनके मांगों को, उनके समस्याओं को वो लोग करीब 40,000 लेटर में लिस्टेड करके ले गए थे, which the representative had brought with them, जब मतलब उनके प्रतिनिधि लोग उसे अपने साथ लाए थे। अगला, वोटिंग इन द स्टेट जनरल इन द पास्ट had been conducted according to the principle that each state had one vote। वोटिंग इन द स्टेट जनरल, जैसे पहले से स्टेट जनरल में वोटिंग चली आई है कि हर एक एक ग्रुप, एक एक स्टेट के पास एक वोट, तो उसी पुराने सिस्टम के अनुसार इन लोगों ने शुरू करना चाहा। दिस टाइम टू लुइस 16 वाज डिटरमाइंड टू कंटिन्यू, इस बार भी जो लुइस 16 किंग था वो पहले की तरह सेम प्रैक्टिस, वही प्रक्रिया अपनाने के लिए प्रयास किया। बट मेंबर्स ऑफ थर्ड स्टेट डिमांडेड, चूंकि थर्ड स्टेट के मेंबर जानते थे कि एक नोबल का वोट हो जाएगा और एक स्टेट का हो जाएगा, तो दो वोट किंग के तरफ हो जाएंगे और एक हमारा, और बिल पास हो जाएगा। इसीलिए इन लोग पहले से 600 ग्रुप भेजे थे और ईच मेंबर हैज 1/8 की मांग करने लगे कि जितने मेंबर हैं सबका एक वोट होगा। तो जानते थे 600 हमारे हैं, हम ज्यादा हो जाएंगे, तो इसका विरोध किया थर्ड स्टेट वालों ने कि एक ग्रुप का एक वोट। वाइल हाँ, थर्ड पैराग्राफ चल रहा हमारा। बट मेंबर्स ऑफ थर्ड स्टेट demanded that voting now be conducted by the assembly as a whole। उन्होंने कहा कि इस बार वोटिंग जो है पूरे असेंबली के द्वारा होगी, जितने मेंबर हैं सब अपना वोटिंग करेंगे और हर पर्सन का एक वोट होना चाहिए। वुड हैव वन वोट, ईच मेंबर वुड हैव, एक आदमी का एक वोट होना चाहिए। दिस वाज वन ऑफ द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल, और यह एक लोकतांत्रिक सिद्धांत पर आधारित था। पुट फॉरवर्ड बाय फिलासफर, किसके द्वारा यह फॉरवर्ड किया गया था? फिलासफर्स लाइक रोस्यू इन हिज बुक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। जो दार्शनिक थे, हमने इसके पहले जॉन लॉकी और रॉसी और इनके बारे में बताया था, और इनको आप पढ़िएगा भी सर्च करके। इन्होंने अपने सोशल कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है अपनी बुक में, When the king rejected this proposal, और जब राजा ने इस मांग को, प्रपोजल मतलब डिमांड या इस तरह की प्रक्रिया को रिजेक्ट कर दिया, रिफ्यूज, मेंबर्स ऑफ थर्ड स्टेट वॉकड आउट, जैसे हम लोगों के यहाँ होता है सदन वॉकआउट कर जाते विपक्ष के नेता, ऐसे ही तो ये लोग असेंबली से मूव कर गए विरोध में। अगला पैराग्राफ है, द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द थर्ड स्टेट viewed themselves as spokesmen for the whole French nation। थर्ड स्टेट के जो रिप्रेजेंटेटिव थे, जो प्रतिनिधि लोग थे, उन लोगों ने अपने आप को एक तरह से पूरे राष्ट्र के वक्ता के रूप में, स्पोकमैन मतलब होल नेशन का, जैसे उनको लगा कि हम पूरे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, एक जिम्मेदारी हमारी ऊपर। हाँ, प्रवक्ता का मतलब कि जैसे को राष्ट्र के पूरे, मतलब राष्ट्र के लिए प्रतिनिधित्व कर रहे हो, उनकी एक जिम्मेदारी मतलब आ गई हो, इस तरह का फीलिंग उनके अंदर आया कि ऑन 20 जून, ध्यान दीजिए 5 मई की ये बात थी और 20 जून आ गया। दे असेंबल्ड इन द हॉल ऑफ एन इंडोर टेनिस कोर्ट इन द ग्राउंड ऑफ वर्सलीज। वर्सलीज के इंडोर टेनिस कोर्ट ग्राउंड में वो लोग इकट्ठा हुए। दे डिक्लेयर्ड देमसेल्फ अ नेशनल असेंबली, और उन लोगों ने खुद को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया। एंड सोर नॉट अ डिस्पर्स टिल दे हैड, और तब तक वो डिस्पर्स नहीं हुए, मूव नहीं किए, हटे नहीं, जब तक कि वो एक संविधान का कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट नहीं कर लिए, मतलब एक प्रारूप नहीं बना लिए। और फ्रांस, हेलो, दैट वुड लिमिट द पावर ऑफ द मोनार्क, और वुड लिमिट द पावर मतलब मोनार्क के पावर को सीमित करना। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्ट की, संविधान के प्रारूप बनाया और उसमें मोनार्कियल पावर को कम किया, सीमित किया। दे वर लेड बाई, और उसका नेतृत्व कौन कर रहा था? मेरा व्यू
एंड एबसीज सीस। द एबीसीज, ध्यान दीजिए, मीराबीव और एबिसियोज ये दोनों जो है लीडर्स, जबकि एक किलर्जी वर्ग था और एक नोबल्स वर्ग के थे, ये दोनों दोनों कॉमन स्टेट्स के नहीं थे। Mirabeau was born in noble family, but was convinced of the need to do away with the society of feudal privilege. ये नोबल फैमिली से थे, राजतंत्र के वर्ग से थे, बट वाज कन्विंस, लेकिन प्रेरित किस चीज से थे, नीड टू डे अवे विद द सोसाइटी ऑफ फिडुअल, कि मतलब अब वो जानते थे कि समाज में फिडुअल सिस्टम को दूर किया जाए, लैंडलॉर्डी सिस्टम जो है इसको, इनके अधिकारों को कम किया जाए, एक समान वर्ग लाया जाए। ही ब्रॉट आउट अ जनरल एंड डिलीवर्ड पावरफुल, क्या किया, जनरल मतलब पत्रिका होती है, उसमें एक सशक्त पावरफुल स्पीच टू द क्राउड असेंबल्ड एट बर्सलीज, जो बर्सलीज में भीड़, पूरी कसाकस भीड़ जमा हुई थी, वहां पे उन्होंने अपना स्पीच दिया। ये देखिए सम इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं, ऐसे क्लास 10th में भी है और आपके पास भी ये सम इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं, इसको आप ज़रूर पॉइंट करिएगा कि किस डेट में कौन से इवेंट्स हुए हैं, और भी आप डेट जितने मिल रहे हैं उनको आप पॉइंट ज़रूर नोट करिएगा हेडिंग डाल करके। ये सब आदत अच्छे से बनाइए नोट्स बनाने की और पॉइंट करने की, और शार्ट छोटे छोटे 1 सेंटेंस 2 सेंटेंस 3 सेंटेंस के क्वेश्चन आंसर निकालने बनाने की, ठीक ना बेटा। अब आपका यहाँ पे दिया गया है द प्रिपरेटरी स्केच फॉर ए लार्ज पेंटिंग बाई जैकस लुइस डेविड। जैकस लुइस डेविड ने जो पेंटिंग बनाई है, इसमें दिखाया गया पेंटिंग वाज इंटेंडेड बाई टू बी हंग इन द नेशनल असेंबली, नेशनल असेंबली में, और यहाँ पे देखा जाए तो वो स्पीच दे रहा है। चलिए पेज आपको भेज दूं अगला, अटेंडेंस एक आप दे दीजिएगा बेटा, भेज दीजिए। हाँ बेटा बोलो। कौन सा? ये था प्रिपरेटरी, हाँ, स्केच फॉर ए लार्ज पेंटिंग बाय जैकस लुइस डेविड। द पेंटिंग वाज इंटेंडेड टू बी हंग इन द, मतलब वही लटकाना, मतलब नेशनल असेंबली में। हम लोगों का पेज नंबर, यार ये ठीक है, ये पेज पे हम लोग आ गए, यहाँ पर भी हमने अंडरलाइन किया है सब पॉइंट इंपॉर्टेंट। चलिए, एबीसीज ओरिजिनली अपराइज्ड, अभी हमने एक की बात किया, कौन थे वो, मीराबीव। अंडरलाइन आप भी करते रहिएगा पॉइंट में इसको देखते हुए, जो कि नोबल सोसाइटी से थे, और ये जो एबीसीज ये प्राइज्ड थे, ये क्लर्जी वर्ग से रिलेटेड थे। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा दो, एक प्राइस्ट वाला जो पादरी, जो एक क्रिश्चियन के वेशभूषा में है, व्हाइट दिख रहा है ना बीच में, और एक नोबल वर्ग में दिख रहा है, ये दोनों लोग बीच में। wrote an influential pamphlet called What is the Third State। इन्होंने एक प्रभावशाली पंपलेट का मतलब होता है, जैसे आप देखते होंगे कि आजकल खूब पोस्टर बैनर पंपलेट छप रहे हैं, तो ऐसे छोटे छोटे पत्रिका मतलब पंपलेट में पेज में उसमें लिखा कि व्हाट इज द थर्ड स्टेट, थर्ड स्टेट क्या है, मतलब कॉमन वर्ग के लोग जो हैं क्या हैं, उनके क्या पावर है। तो while the National Assembly was busy at Versailles drafting a constitution, क्या कह रहा है, हमने बताया था वो लोग डटे थे, जब तक कि ड्राफ्ट नहीं कर लिए तब तक हटने का नाम नहीं उन लोगों ने लिया। तो वही बात आ रही है कि नेशनल असेंबली वाज बिजी, वर्सलीज में कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट के लिए में बिजी थी। द रेस्ट ऑफ फ्रांस सीथेड विद टर्मोइल, जबकि अदर फ्रांस अन्य वर्ग और फ्रांस के जो बाकी हिस्से के लोग थे विद टर्मोइल,
टर्मोइल का मतलब होता है अ, किसी ने लिखा है मीनिंग वगैरह? आए, टर्मोइल का मतलब हाँ, मतलब वही एक तरह से रिवोल्यूशन से ही वो मतलब से रिलेटेड है। तो अंडरलाइन कर लीजिएगा, मीनिंग आप लोग भी लिखते रहिए, लिखे रहिए पहले से। चलिए, आ सीवर विंटर हैड मीन्ट अ बैड हार्वेस्ट, बताया था हमने कड़ाके की ठंड पड़ी और फसल अच्छी नहीं हुई। द प्राइस ऑफ ब्रेड रोज, तो इसलिए ब्रेड के दाम भी काफ़ी बढ़ गए। ऑफन बेकर्स एक्सप्लॉइटेड द सिचुएशन एंड हॉर्डेड सप्लाईज, जो बेकर्स थे, बेकरी मतलब जहाँ पे ब्रेड बनते थे, एक्सप्लॉइटेड द सिचुएशन, उनकी स्थिति भी एक्सप्लॉइट मतलब सो मतलब इस सिचुएशन का उन लोगों ने एक्सप्लॉइटेड मतलब शोषण जिसको करना होता है। एंड हॉर्डेड सप्लाईज, और सप्लाईज भी उस तरह से प्रभावित हुई। वही बताया था कि जब डिमांड, उस दिन बताया था हमने कि डिमांड बढ़ेगी और सप्लाई कम होगी तो क्या होगी। एक अनार 100 बीमार वाली कहावत। आफ्टर स्पेंडिंग आवर्स इन अ लॉन्ग क्यूज, करीब घंटों लोग लंबी कतारों में खड़े रहते थे बेकरी की दुकानों के सामने, और तब भी सामान नहीं मिलता था। क्राउड ऑफ एंग्री बीमैन स्टॉर्म इनटू द शॉप, और इस तरह से क्राउड ऑफ एंग्री बीमैन, महिलाओं की भीड़ जो है, क्रोधित मतलब इस तरह से गुस्से में तूफान की तरह जो है दुकानों पे टूट पड़ती थी, लूटपाट शुरू हो जाता था। एट द सेम टाइम द किंग ऑर्डर, और उसी समय राजा जो है अपने सैन्य टुकड़ियों को आर्डर दिया मूव इनटू पेरिस, पेरिस मतलब कैपिटल की तरफ मूव करने के लिए, मतलब इस स्थिति को कंट्रोल में करने के लिए। ऑन 14 जुलाई, और इसी देखिए यहीं से शुरुआत हुआ था आपका पेज। लोगों के अंदर एक र्यूमर फैला ना कि राजा ने भेजा है ट्रूप को ओपन फायर के लिए, और इसीलिए लोग वहां लगभग 7,000 लोग जो है अर्ली मॉर्निंग इकट्ठा हो गए, और उसमें से कुछ 100 लोग जो है बेस्टली जेल की तरफ टूट पड़े और आर्म हथियार लूटपाट करने के लिए। एट द सेम टाइम्स the king ordered troops, yes, on 14 July the agitated crowd stormed and destroyed the Bastille, और इसी तरह से जो उग्र भीड़ थी इन सब चीज़ों से ग्रसित या तरसित जिसको हम कह सकते हैं, और उग्र बैस्टली जेल को पूरी तरह से तहस नहस कर देना, उसकी एक ईंट ईंट उखाड़ दिया, और वो भी लोग जो उस चीज़ को एक विरासत के रूप में रखना चाहते थे उसको खरीदे। इन द कंट्री साइड र्यूमर, और जबकि ग्रामीण एरिया में ये र्यूमर फैला किसानों की तरफ, विलेज टू विलेज, गांव से गांव, ये तो शहर की बात थी, अब गांव से गांव लोगों के अंदर, लॉर्ड ऑफ द मैनोर, मैनोर मीन्स एन स्टेट कंसिस्टिंग ऑफ द लॉर्ड्स लैंड एंड हिज मैंसन, मतलब इसमें था मैनर्स, लॉर्ड्स ऑफ द मैनर मतलब जो स्टेट कॉन्सर्टिंग लैंड लॉर्ड लोग थे, हैड हायर्ड बैंड ऑफ ब्रिगेंड, हायर्ड मतलब होता है हायर करना, अर्थात परचेज कोई चीज़ करना या पैसे पर या किराए पर लेना,